देखिए, जहाँ तक ईरान के इलेक्शंस की बात कहें या सिलेक्शन कहें, क्योंकि सैकड़ों कैंडिडेट्स थे, जिसमें कई सारे वेल नोन रिफॉर्मर्स थे लाइक अली लरिजानी वगैरह, तो उन सबको हटा दिया गया, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। एक तरह 7 कैंडिडेट्स चुने गए जो वहाँ की गार्डियन काउंसिल है उसके द्वारा। उसमें 5 कैंडिडेट जो थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे, हार्डकोर एलिमेंट्स, और दूसरे जो हैं वो 2 लोग सेंट्रल बैंक गवर्नर कहें हिम्मती, वो रिफॉर्मिस्ट कहे जा सकते हैं या कंटिन्यूएशन में, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम जो है वहाँ की, मैं ये नहीं समझता कौन करेगा, लेकिन ज़रूरी है कि इस वक्त में वहाँ की जो कंजर्वेटिव लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि हमें देश को एक साथ करना है, और पीछे जो भी कुछ हुआ है उसके लिए वो रिफॉर्मिस्ट को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूहानी के टाइम पे चूँकि अमेरिका ने काफ़ी सेंक्शंस लगाई और उसके चलते वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद ईरान में कोविड का भी काफ़ी बड़ा प्रकोप बढ़ा है, और सेंक्शंस वहाँ ईरान के ऊपर 1989 से चली आ रही हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों में बड़ा रोष है, और इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया है, और लो टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम है। और ऐसे में जो भी प्रक्रिया की गई वो ये थी कि किसी तरह से जो पुराने जज थे, चीफ जस्टिस वहाँ के इब्राहिम रईसी, वही जीत जाए। उनके रिश्ते जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनसे बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बात है, लेकिन इस सब के अलावा हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अब चूँकि ईरान की सैंक्शंस की वजह से कहें या एलिनेशन की वजह से कहें, वहाँ सिचुएशन ख़राब है जाती तौर पर, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जिसको JCPOA कहते हैं, जिसको बाइडेन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि अमेरिका वापस उस पर आए, और ईरान की जो न्यूक्लियर क्वेस्ट है जिसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन पाने की लालसा है, वो रुक जाए। तो मैं नहीं समझता कि इब्राहिम रईसी के आने से उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इब्राहिम रईसी ने खुद भी डिबेट्स में कहा है कि वो न्यूक्लियर डील पर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके भले के लिए है, देश के भले के लिए है। अगर ये न्यूक्लियर डील होती है तो कितना भी आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब तक आपका अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में संबंध ठीक नहीं होंगे, जब तक आप अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने मिनरल्स की बात नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे? चलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा मानना ये है कि ये चलता रहेगा, लेकिन हालांकि रिश्तों में कोई बहुत मोहब्बत नहीं आने वाली है, खटास तो रहेगी क्योंकि है, क्योंकि अमेरिका ने के खिलाफत वहाँ काफ़ी है ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इस वक्त वो ये देखने लग गए हैं कि अलग थलग पड़ा ईरान मुश्किल में आ जाएगा, कितनी भी उसकी रिलीजियस टॉलरेंस हो। रही बात चीन के साथ उनके रिश्तों की, तो मैं समझता हूँ कि चीन जो है वो पूरे ही मिडिल ईस्ट में अपनी BRI पॉलिसी कहिए या जिस भी है वहाँ पर अपना जो इकोनॉमिक आधिपत्य है वो बढ़ाना चाहता है, और उसके सब कंट्रीज़ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा जो ईरान का रिलेशंस हैं वो चीन के साथ, इसका चीन ने काफ़ी बड़ा $400 बिलियन की बात कही। ऊपर से जब सैंक्शंस लगी अमेरिका की, तब भी धीरे धीरे चीन ने उनको कम किया। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से चीन के साथ उनके रिश्ते बढ़ते जाएंगे, लेकिन चीन जो है वो रिश्तों को, चाहे वो इजराइल के साथ उसके रिश्ते हों या सऊदी अरेबिया या UAE के साथ हैं, उन सबको एक तरह से नाप रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भी बातचीत शुरू हो गई है, और पैलेस्टाइन वगैरह का सबसे बड़ा कॉज सपोर्ट करने के लिए ईरान सबसे आगे आ गया है। और ईरान अब सऊदी अरेबिया जो है यमन में जो हूती का रोल है उसको कम करने में लगे हैं। तो अमेरिका के साथ अगर रिश्ते ठीक हो गए, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है साइन, तो उसके बाद में थोड़ा ईरान की कंडीशन ठीक होगी, और उसका इन्वॉल्वमेंट जब वेस्टर्न कंट्रीज का बढ़ेगा तो ठीक होगा। अब रही बात यह कि चीन के साथ इसमें संबंध बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक इब्राहिम रईसी हैं वो भी चीन की तरफ काफ़ी झुके हुए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे उस मुल्क में जो है कोई भी चीज़ जब तक कि सुप्रीम लीडर अप्रूव नहीं करते हैं वहाँ पर नहीं चलती है। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया के देखिए रिश्ते बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, सिविलाइजेशनल कनेक्ट था, सब कुछ था। कई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, तेहरान डिक्लेरेशन साइन हुआ, काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट साथ साथ चले, कुछ उन्होंने कैंसिल भी किए हैं रिसेंटली, जैसे फरजाद गैस फील्ड
लेकिन साथ साथ उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया को देने की बात करी। तीसरी चीज़ ये है कि चबहार प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटजिक था, अफ़गानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, उसमें हम अभी इंगेज हैं और चलते ही जा रहे हैं आगे। तो भारत की समस्याएं जो हैं वो अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उनको ईरान अच्छी तरह समझता है और वो भारत की लिमिटेशंस भी जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भारत ने उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वहाँ की पार्लियामेंट जो कंजर्वेटिव है वो भी ये सोचती है कि भारत जो है जब उसको उनके लिए खड़ा होना चाहिए था तब खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है क्योंकि भारत ने उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जब ज़रूरत पड़ी तब पहुंचाया। बातचीत हमेशा चलती रही है। अभी रिसेंटली हमारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ गए थे। और तो कोशिश तो जारी भारत की है कि जो भी अपना दायरा है उसके अंदर कम से कम जो है उन बिना नुकसान किए दोनों साथ साथ आगे ईरान के साथ रिश्ते बढ़ते रहें। लेकिन हमें अभी ही सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर ये डील साइन हो जाती है तो कल को ईरान में सारे यूरोपियन कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज सब आगे आ जाएंगे। तो हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एंगेजमेंट ईरान के साथ बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि देखिए आपको ईरान आपके सेंट्रल एशिया अप्रोच के लिए, आपकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस के लिए वेस्ट एशिया में बहुत मायने रखता है। अगर आप ऑयल को एक तरफ कर भी दें, कहीं और से भी खरीद लेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको उनके रिकन्स्ट्रक्शन में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है करने के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये टाइम है जब भारत को पूरी तरह से फोकस करके ईरान में अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को बचाना चाहिए।